इमेजिन आज एक नए क्लाइंट की कॉल आती है और उसे इमीडिएट बेसिस पे एक एनडीए एग्रीमेंट चाहिए। आप एनडीए एग्रीमेंट्स के बेसिक डिटेल्स लेते हैं और अपनी टेम्पलेट लाइब्रेरी पे जाते हैं और एनडीए एग्रीमेंट का टेम्पलेट उठाते हैं और उसे फिल करके क्लाइंट को दे देते हैं। क्योंकि टेम्पलेट आपके पास पहले से था, आपने सिर्फ कस्टमाइज किया और सेंड कर दिया। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई लेट नाइट ड्राफ्टिंग। ये एक लग्जरी नहीं, ये एक स्मार्ट वर्क फ्लो है और प्रिसाइज फ्रेमवर्क आपके स्मार्ट वर्क फ्लो यानी कि टेम्पलेट लाइब्रेरी को बिल्ड करने में आपकी मदद कर सकता है। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपके लीगल जर्नी में। और ड्राफ्टिंग विद क्लॉड के सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी टेम्पलेट लाइब्रेरी कैसे बनाएं with the help of precise framework. So, without wasting time, let's dive into the video. See, हर experienced lawyer के पास या तो mentally या तो physical form में एक set of go-to documents होता ही है, जिससे वो अपने काम की consistency और scalability को manage कर पाए। और अब junior lawyers और new practitioners के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें ड्राफ्टिंग हमेशा स्क्रैच से ही शुरू करनी पड़ती है। टाइम नहीं होता, कंसिस्टेंसी वेरी करती है और कभी कभी क्वालिटी भी वेरी करती है। एक टेम्पलेट लाइब्रेरी आपके काम को स्पीड, कंसिस्टेंसी और आपको कॉन्फिडेंस और स्केलेबिलिटी दिला सकती है। अगर आपके पास टेम्पलेट लाइब्रेरी है तो काम भले ही ज्यादा हो, आपके लिए वो ओवरवेलमिंग नहीं होगा। सबकी अलग अलग प्रैक्टिस के हिसाब से सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनकी सबको जरूरत पड़ती है, जैसे क्लाइंट रिटेनर एग्रीमेंट, लीगल नोटिस अंडर मनी रिकवरी, लीगल नोटिस अंडर चेक बाउंस, स्टैंडर्ड एनडीए, क्लाइंट अपडेट ईमेल टेम्पलेट, फर्स्ट कंसल्टेशन चेकलिस्ट। हाउएवर, अगर आपकी लीगल प्रैक्टिस है तो आपको वकालतनामा कवर लेटर, एडजर्नमेंट एप्लीकेशन और रिटन आर्ग्यूमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है, इनफैक्ट ऑफन पड़ सकती है। वहीं अगर आप कॉर्पोरेट या कमर्शियल लॉयर हैं तो आपको सर्विस एग्रीमेंट, वेंडर एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो शुरुआत में आप यही कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट्स बनाइए, फिर धीरे धीरे अपनी इस टेम्पलेट लाइब्रेरी को एक्सपैंड कीजिए। लेकिन ये बनाना कैसे है? अरे यही तो सीख रहे हैं हम आज के वीडियो में। सो चलिए प्रिसाइज फ्रेमवर्क से अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं। एक रेगुलर ड्राफ्ट और एक टेम्पलेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि टेम्पलेट में प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर्स मतलब वो खाली स्पेस जहां बाद में आप केस टू केस डिफर करते हुए डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई द प्रिसाइज फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ टेम्पलेट लाइब्रेरी। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्लॉड पे जाएंगे। ऑब्वियसली क्लॉड ओपन करेंगे और अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। आईडी लॉगिन करने के बाद अब आती है हमारी प्रॉम्प्ट देने की बारी। सो हमारी प्रॉम्प्ट की लाइंस प्रिसाइज फ्रेमवर्क पे होंगी। अगर आपने पहली वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा प्रिसाइज फ्रेमवर्क का पी क्या कहता है। सो P in the precise framework stands for persona, यानी कि यहाँ हम क्लॉड को ये बताते हैं कि क्लॉड अपने आप को क्या समझे। तो हम चाहते हैं कि क्लॉड ये समझे कि, यानी कि हमारे प्रॉम्प्ट की फर्स्ट लाइन ये होगी कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड इंडियन एडवोकेट ड्राफ्टिंग अ रीयूजेबल लीगल टेम्पलेट। सो R in the precise framework stands for relevant context। यहाँ हम चीजों का कंटेक्स्ट बताते हैं, यानी कि यहाँ हम क्लॉड को बताएंगे कि हम उससे ये काम क्यों करा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड बताएंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे कि दिस टेम्पलेट विल बी यूज्ड रिपीटेडली फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स. It must be comprehensive yet easy to customize. Now comes the E of precise framework. E stands for entities and facts. यहाँ हम जो भी सिचुएशन, हम क्लॉड से जो भी चीजें कराना चाहते हैं उसके फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो इस केस में हम ये लिखेंगे कि wherever client specific information is needed, use clear placeholders in square brackets. For example, client name, date, amount, jurisdiction, check number, date of dishonor. Now C in the precise framework stands for clauses or components. और यहाँ हम लिखेंगे कि include all legally required elements.
that is demand amount, 15 days period under 138, consequence of non-compliance, etc. And next is I of precise framework, that is intent. यहाँ हम क्लॉड को ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है उसको ये प्रॉम्प्ट देने का, हम क्लॉड से करवाना क्या चाहते हैं. सो यहाँ हम लिखेंगे कि ड्राफ्ट template legal notice for check dishonor under section 138 Negotiable Instrument Act 1881 ready to use with minimal editing. अब S की बारी. S in the precise framework stands for style and structure. यहाँ हम क्लॉड को ये बताते हैं कि क्लॉड जो भी हमारी ड्राफ्टिंग करेगा उसका स्टाइल और टोन क्या होगा. So here we will write that formal legal notice format, clear headings, signature block with advocate name, placeholder. And at last, E in the precise framework stands for evaluate and iterate. So here we will write that are all placeholders clearly marked? Is there anything missing that would make this illegally invalid? और इस फ्रेमवर्क से पूरा प्रॉम्प्ट बनाने के बाद हमारा प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा. ये तो था लीगल नोटिस का टेम्पलेट. इसके अलावा आपको जो भी एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या वकालतनामा या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने सहूलियत के लिए, वो आप क्लॉड को प्रॉम्प्ट देके ड्राफ्ट करा ले और उसको एक जगह किसी एक फोल्डर में स्टोर कर ले टेम्पलेट लाइब्रेरी के फॉर्मेट में. इससे ये होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट बार बार इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे और कोई भी अगर एग्रीमेंट आ रहा है या कोई भी ऐसे ड्राफ्ट करने की रिक्वेस्ट आ रही है तो आप फटाक से अपनी टेम्पलेट लाइब्रेरी पे जाएंगे, वहां से अपना फॉर्मेट उठाएंगे, उसे कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट करेंगे और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फटाफट ड्राफ्ट कर लेंगे. सिंपली प्लेस होल्डर्स हटा के उसकी जगह क्लाइंट की डिटेल्स डालनी है, फैक्ट्स डालने हैं, दैट्स इट. तो हो गया ना आपका काम 5x आसान. अच्छा हाँ, एक बात और, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि सारे ही टेम्पलेट्स आपके पास ना हो. ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीजें पहले से भी रखें, तो जो टेम्पलेट्स आपके पास पहले से हैं आप उसको रिव्यू भी करा सकते हैं क्लॉड से. तो उसके लिए हम क्लॉड को ये प्रॉम्प्ट देंगे, प्लीज रिव्यू दिस कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट, identify any clause that are outdated, ambiguous or legally risky under current Indian law, suggest improvement. Is this legal notice template complete and legally valid for use in Indian courts? What's missing? अब मैंने ये रिव्यू करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि टेम्पलेट्स पुराने होते हैं और कभी कभी वो बिल्कुल न्यू फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होते, न्यू लॉज के हिसाब से नहीं होते. इसलिए हमेशा अपने टेम्पलेट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए. सो अगर आपके पास पहले से टेम्पलेट्स हैं तो आप इस प्रॉम्प्ट को देके उसे रिव्यू भी कर सकते हैं और आप उसे नए टाइम के हिसाब से रीफॉर्मेट भी कर सकते हैं. और ये पीरियोडिक मेंटेनेंस आपकी टेम्पलेट लाइब्रेरी को करंट न्यू फॉर्मेट के हिसाब से और स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है. तो इस तरह आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे प्रिसाइज फ्रेमवर्क से हम एक टेम्पलेट लाइब्रेरी बना सकते हैं बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप, फिर उसे ऑर्गेनाइज करके अपने पास रख सकते हैं ताकि हमारे पास बार बार आने वाले काम हम इजीली कर पाए एक टेम्पलेट की मदद से और हमें रिपीटेड मैनर में स्क्रैच से वो काम दोबारा ना करना पड़े. आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको एआई एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे एआई एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ड्राफ्टिंग सेटलमेंट एग्रीमेंट विद क्लॉड सीखने के लिए. तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग.